राजस्थान की सियासत में बुधवार का दिन बेहद खास है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 2 दिनों तक यह सत्र चलेगा। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। 21 दिसंबर को जो बचे हुए लोग अगर बचते हैं तो उनकी शपथ होगी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उधर कांग्रेस को चुनाव हराकर भाजपा ने सरकार राजस्थान में बना ली है। हालांकि चुनाव हारने के बाद करणपुर सीट पर जनवरी में होने वाले चुनावों को हर हाल में जीतने के लिए कांग्रेस ने जतन शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ने भले ही सत्ता हासिल कर ली, लेकिन करणपुर चुनाव में कांग्रेस को जिताकर जनता उन्हें आईना जरूर दिखाएगी। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं चेतन राजपुरोहित जी, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं प्रियदर्शी जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। हर कोई जानना चाहता है जी कि क्या 21 तारीख को विधानसभा चुनावों में जो घटनाक्रम होने वाला है उसमें आपके तरफ से किसी कॉम्पिटिटर को आप उतारेंगे? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो ऐसी कोई जानकारी या निर्देश हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये एक पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और जो रणनीति है वो आपको 21 तारीख को सदन में ही और आपको राजस्थान की जनता को पता लग पाएगी। नहीं तो क्या इसमें कोई संकेत है? मतलब हो भी सकता है लड़ जाए, हो सकता है ना लड़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, तो इस पे पार्टी अपने स्तर पे विचार कर रही है और फिर उस पे देखेगी क्या तय किया जाता है, और बेसिक चीज आपको सदन में ही पता चलता है। मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन ऐसी भी क्या रणनीति जो इतनी गोपनीय रखना पड़े? मतलब मैं कह रहा हूं साधारण सी बात है, नंबर गेम आपके साथ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये बोलते आई है कि जब हम सत्ता में थे तब भी हमने ये कहा है कि हम विपक्ष का पूरा सम्मान करते हैं और इस देश के अंदर एक स्वतंत्र और एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का सम्मान और स्थान आवश्यक है। विपक्ष को भी अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और प्रयासरत होना चाहिए। तो उस नजरिए से मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि पार्टी जनता के सामने एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी रणनीति जाहिर करेगी। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। मैं जैसे अब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, मान लीजिए नंबर गेम आपके साथ नहीं है, तो नहीं, लोकतंत्र में कोई चीज बिना किसी फाइट के जानी नहीं चाहिए, इसलिए आप अपना उम्मीदवार उतारते हैं। बिल्कुल बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो संभवतः तो यह माना जा रहा है कि देवनानी जी का चयन निर्वाचन हो पाएगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखेगी। क्या ये हेल्दी नहीं होगा कि आप नंबर गेम को स्वीकार करें और कोई प्रत्याशी ना उतारें? हेल्दी मतलब लगना चाहिए ना कि हाँ, सरकार और विपक्ष एक साथ चलने के मूड में है, कम से कम कांग्रेस की तरफ से तो। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूं कि जो नंबर गेम है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का है। फिर भी जो विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, एक स्वतंत्र परंपरा को कायम रखने के लिए दोनों इश्यू के तहत कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति जो है वो आपको सदन में जानकारी में आ जाएगी। ठीक है प्रियदर्शी जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये एक ऐसा कदम है जिसमें आप प्रत्याशी उतारेंगे, मान लीजिए, तो भी आप पर सवाल उठेंगे, और आप प्रत्याशी नहीं उतारेंगे तो भी आप पर सवाल उठेंगे। ये उस मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, अब मैं आपको डिबेट में शामिल कर रहा हूं। वैसे तो गोन कॉज है अगर किसी तरह का प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से उतारा जाए, लेकिन अगर उतार ही दिया गया तो बीजेपी इसे किस रूप में लेगी? लोकतंत्र में कंपटीशन होना चाहिए इस हेल्दी वे में, या फिर तंज के वे में कि ये कांग्रेस क्या कर रही है, उनके पास तो नंबर ही नहीं और आप उनका मजाक उड़ाएंगे, जैसे हाल के दिनों में अमूमन आप कांग्रेस के साथ करते रहे? मजाक का तो विषय ही नहीं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस क्या तय करती है कांग्रेस जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं देश के विभिन्न राज्यों में। एक ऐसा मैसेज है नीचे तक, एक जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है सभी मिल करके उनका समर्थन करे और प्रदेश में एक मैसेज है, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देश का चुनाव, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। तो कांग्रेस के बारे में मैं नहीं बोल सकता, इनकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, ये जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं
कि जब भी ऐसी बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे और जो खड़ा होगा नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं और आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनावों के दौरान ही एनडीए की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे गए थे जब यूपीए के पास नंबर्स थे और उनके राष्ट्रपति बनने वाले थे। या फिर मैं ये बात करूं, आपको याद होगा कि गहलोत शासनकाल में जब राज्यसभा चुनाव चल रहे थे राज्यसभा सीटों के लिए, तो ओंकार सिंह लखावत को एक एक्स्ट्रा प्रत्याशी के तौर पर आप लोगों ने उतारा था। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का कंपटीशन तो नहीं, स्वप्निल जी आप सही है। प्रश्न ये है कि राज्यसभा चुनाव एक अलग विषय है, अलग बिंदु है, अलग स्ट्रेटेजी है। और आप भी जानते हैं स्वप्निल जी, राज्यसभा चुनाव के अंदर विधायक वोटिंग करते हैं, लेकिन एक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल अलग है स्वप्निल जी। उसमें उसकी तुलना अगर अपन करें तो ठीक नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव वॉर माइंडसेट की बात कर रहा हूं चलाने के लिए, मैं वॉर माइंडसेट की बात कर रहा हूं। जब नंबर गेम न भी हो तब भी हमने हालिया सियासत में देखा है कि एक प्रत्याशी तो सिर्फ इसलिए उतार दिया जाता है कि चलो देखा जाए कुछ तो होगा। नहीं, उसके अंदर ऐसा होता है स्वप्निल जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ वोट एक्स्ट्रा रह जाता है किसी पार्टी के पास, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। उन एक्स्ट्रा वोट का जब बात आती है तो कैंडिडेट उतारते हैं, उसमें ये उम्मीद करते हैं कि कैंडिडेट जीत जाए, हो सकता है जीत जाए। वो अलग, मैं कह रहा हूँ ना। तो अगर कांग्रेस कोई प्रत्याशी उतारती है तो आप उसे हेल्दी वे में लेंगे ना? विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व, अगर कांग्रेस कोई प्रत्याशी उतारती है तो आप उसे हेल्दी वे में तो लेंगे ना? नहीं, मैंने नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस तय करेगी क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन बीजेपी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी का काम है, क्योंकि हम बहुमत में हैं। हाँ। हमारे प्रत्याशी भी आ गए हैं, माननीय वासुदेव देवनानी जी। और मैं बार बार कहता हूँ ये तुलना अपन नहीं कर सकते। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि बड़ा रीति नीति के लिहाज से 5 साल तक आपकी पार्टी, आप भी जानते हैं स्वप्निल जी, और मिल बैठ करके मैं बताऊं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन अगर राजस्थान की जनता के सामने जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा मैसेज राजस्थान की जनता को मिलेगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत भी होती है, लेकिन फिर भी जो भी परिस्थितियां होगी भारतीय जनता पार्टी इसको फेस करेगी, ठीक है, और हम जीतेंगे। तो एक जंग तो ये चली रही है, दूसरी जंग प्रदेश में चल रही है, करणपुर में जो विधानसभा चुनाव होने, अब हम थोड़ा सा उसका रुख कर लेते हैं। मैं प्रियदर्शी जी आपके पास आ रहा हूं। प्रियदर्शी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो काल है, हम इसको ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। ऐसे में एकाएक प्रचार के दौरान सीएम गहलोत साहब का ये कहना कि सत्ता भले ही हासिल कर ली हो लेकिन करणपुर के नतीजे बीजेपी को आईना दिखा देंगे, इसके मायने क्या हैं? थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, हम भी समझना चाहते हैं कि इतना जल्दी किस चीज का आईना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, चुनाव अपने विकास, अपनी योजना, अपने कमिटमेंट, अपने विजन को लेकर चुनाव लड़ा था। लेकिन जनता का जो आदेश आया वो शिरोधार्य है। उसके बाद में जनरली आपके माध्यम से भी और आम जनता को बड़ा अचरज हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने इतने बेहतरीन काम करे, उसके बावजूद भी सत्ता में नहीं आ पाए। हमने भी चिंतन किया। उसके बाद हमको ये कहीं ना कहीं जो कारण हमारे सामने है, उसमें एक कारण हमारे सामने ये भी रहा है कि जो हमारा विजन था, जो हमारी विकास की जो योजना थी, जो हमारा हमने राजस्थान को एक नया रूप दिया था, उसको सही मायनों में उसका हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमसे चूक रह गई। और उसके विपरीत एक जो सबसे बड़ा कारण है, हमको ऐसा लगा कि जो जनता ने वोट दिया है, जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो ध्रुवीकरण का जाल था, कहीं ना कहीं उसमें भ्रमित होके कांग्रेस के विपक्ष वोट पड़ा और हम सत्ता से दूर हो गए। तो ये जो चीज हमारी जानकारी में आई है, इसको हम दरकिनार करते हुए, इसको हम दूर करते हुए प्रियदर्शी जी चुनाव श्री करणपुर में लड़ रहे हैं और हमें जीतेंगे। नहीं प्रियदर्शी जी, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि आपने अपने हार का एनालिसिस किया और उसकी एक रिपोर्ट आलाकमान को भी भेजी गई है और आलाकमान ने उस रिपोर्ट को इनकम्प्लीट कहा है। तो अभी पूरी तरह से आप हार के निष्कर्षों तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? लेकिन पूरा कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया है उसको। उसमें यह कहा है कि उसमें कुछ और कारण भी हो सकते हैं, परंतु जो कारण हमारे को नजर आ रहे हैं उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने जनता के बीच में रहे। हमारे आज ये एक बेसिक मुद्दा तो ऊपर से लेके नीचे तक सबको पता है। तो मुझे ये बताइए ना कि 3 तारीख से लेकर अब तक ऐसा क्या हो गया जो सीधे कि अब जनता आईना दिखा देगी बोल दिया जाए? मतलब ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें भी समझ में आए। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं ना,
आज देख लीजिए कि हमारे चुनाव 3 तारीख के रिजल्ट के बाद में ये आज ये पता चल गया कि ध्रुवीकरण एक बेसिक चीज रही थी जिसके आधार पर जनता को गुमराह तो करने सर, में वो एक भारतीय दिन में तो जनता गायब नहीं पार्टी होता। सफल अगर हो पाई, ध्रुवीकरण हुआ भी है सफल हो तो पाई, एक दिन में सफल तो- हो पाई। हम इस बार इनको विफल करेंगे। इस ध्रुवीकरण की कोई स्थिति पैदा होने नहीं देंगे। आप जनता के बीच में हम हमारी बात को और अच्छी तरीके से रख रहे हैं। जो कमियां में पैरी रह गई उस कमियों को दूर कर रहे हैं। लेकिन तो इसलिए हमारे को पूरा अच्छी टेक्निकली मुझे तरीके लगता है से कि कहीं प्रियदर्शी जी कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि करणपुर ये एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर ध्रुवीकरण कोई फैक्टर है ही नहीं और न वहां की पॉपुलेशन ध्रुवीकरण के लिहाज से है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली आप अगर ध्रुवीकरण को पॉइंट बना रहे हैं तो वो यहां पर फेल हो रहा है। तो ये तो शुरुआत ही आपकी गलत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैं ना उसके साथ में आपके साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, लेकिन बेसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण के नाम पर वोट मांगा। तो भले ही आप देख लीजिए ध्रुवीकरण किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर वहां पर जाति के आधार पर वहां पे कोई मुद्दा नहीं रहा हो, परंतु ये एक बेसिक मुद्दा राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ये वोट मांगते हैं, दंगों के नाम पर ये वोट मांगते हैं। जहां पर दंगा नहीं हुआ वहां पर भी इस नाम पे वोट मांगते हैं। इनकी इस रणनीति को फेल करने के लिए, इस रणनीति को फेल करने के लिए हम तैयार है फील्ड में। ठीक है चेतन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चेतन जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास कोई वैलिड पॉइंट है इस बात के सपोर्ट में जो कांग्रेस को लग रहा हो कि इन चुनावों में बीजेपी हार जाएगी करणपुर में? हालांकि इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि वहां पर प्रचार में आपसे बाजी मार रहे हैं वो। स्वप्न जी, पहले तो मैं इस बात पे आऊंगा कि जनता वोट क्यों दे, जनता अपना समर्थन क्यों दे। जनता उसको समर्थन देती है जिसपे विश्वास, गारंटियां लेके आए चाहिए। जनता को विश्वास नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे जनता को विश्वास था पहली बात, और जनता ने समर्थन दिया, राजस्थान में सरकार बनी। अब आता हूँ, हमारे मित्र भी कह रहे थे ध्रुवीकरण, इन्होंने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ दी 4.5 साल के अंदर। और जब हम बूथ वाइज एनालिसिस अब कर रहे हैं 2023 विधानसभा चुनाव का, उसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि 900 वोट एक पार्टी को और 2 वोट एक पार्टी को, 800 वोट एक पार्टी को और 4 वोट एक पार्टी को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस का ये चरित्र रहा है कि इनका पूरा का पूरा फोकस तुष्टीकरण पर रहता है और कैसे हम उनके वोट हासिल करें, कैसे हम उनके वोट, मैं कहूंगा लूटे। ये वोट हासिल नहीं करते हैं, ये वोट लूटने का काम करते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने बात की विकास की, विकास किया आपने, पेपर लीक के माध्यम से विकास किया, भ्रष्टाचार के मामले में आपने विकास किया, इन सब मुद्दों पे, महिला सुरक्षा पर आपने विकास किया, और आप राजस्थान की जनता ने आपको नहीं तो करणपुर में प्रचार में तो आप पिछड़ रहे हैं ना। अब आता हूँ बीजेपी करणपुर में प्रचार में तो आप पर कांग्रेस ने पहली बढ़त ले ली है, वहां पर शुरू कर दिया। नहीं, आपको ये भी गलत सोचना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी टीम का ऐलान कर दिया है, और तो जिन टीम का ऐलान हुआ है वो लोग पहुंच गए, हम लोग पहले से हैं। हम उसी दिन से चुनाव में करणपुर के लगे हुए हैं जिस दिन चुनाव कार्यक्रम की चुनाव आयोग ने दुर्भाग्यवश पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय कुन्नर साहब का देहांत होने के कारण वो स्थगित हो गया था। तो लगे हुए थे पहले से, ब्रेकअप स्टार प्रचारक गए हैं, ये बात आपको असहज नहीं करती? कौन स्टार प्रचार? आज तो अशोक गहलोत जी वहां पर प्रचार करते रहे ना। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे जिन जिन मंडलों में जिन जिन को जिम्मेवारी दी है, जो भी चुनाव से फ्री हुए, वो लोग जो चुनाव से फ्री हुए जीतते हैं, वो अलग से चैप्टर है। हमारा कार्यकर्ता लेकिन उसी दिन से वहां लगा हुआ है। चेतन जी, आपने कहा कि लोगों ने कांग्रेस की योजनाओं को आउटराइट नकार दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 60 से ज्यादा सीटों पर वो जीते हैं, तो आउटराइट तो नहीं नकारा है। कुछ हद तक उन योजनाओं का शायद अट्रैक्शन तो था। रही बात मोदी जी की गारंटी की, वो 115 सीटों पर काम आई। इसका मतलब यह है कि 85 पर उस गारंटी को नकारा भी गया। नहीं, मैं आता हूँ, बार बार आता हूँ। पिछली बार कांग्रेस की 99 सीटें आई थी, अपन सब कह रहे कांग्रेस को समर्थन दे दिया, समर्थन नहीं दिया था। उससे पहले भी नहीं था, 92 सीटें आई थी। लेकिन हम ये मानते थे कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई और बनी, और 5 साल चली। हम तो 115 पर हैं। 99 वाले कहते हैं हमें समर्थन दिया जनता ने, भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। ठीक है। 92 वाले कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, बहुमत मिला नहीं है। लेकिन हम तो 115 पर है, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, विश्वास पे जनता, करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर पालिकाएं आती है,
श्रीकरणपुर, पदमपुर, गसिंगपुर और केसरी सिंहपुर 4 नगर पालिकाएं आती है। हमने पूरा एक एक बूथ का, एक एक मंडल का, एक एक शक्ति केंद्र का, और तो मैं नाम ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता कि वहाँ कौन कौन वर्तमान में कैंडिडेट है, उसमें एक नाम जरूर लेना चाहता हूँ। प्रतिभा सिंह सिंधु भी वहाँ कैंडिडेट है, वहां पर है प्रत्याशी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी प्रत्याशी है, और कांग्रेस से रुपेंद्र सिंह जी कुन्नर है, जो गुरमीत कुन्नर के पुत्र है। ये जो वहां पे संघर्ष होना है, जो वहां पे चुनाव होना है, हम निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से जीतेंगे, छोटे मार्जिन से हम नहीं जीतेंगे। ठीक है, बड़े मार्जिन से। प्रियदर्शी जी, मुझे एक बात बताइए, मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक बड़ा सा पोस्टर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें करणपुर के लिए आप वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देंगे तो ये एक तरह से कुन्नर साहब के लिए श्रद्धांजलि भी होगी, हर एक वोट एक श्रद्धांजलि होगा उनके लिए। मैं तो कह रहा हूं ये आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, ये तो आप वो कार्ड खेल ही नहीं रहे जिस बारे में आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को आईना दिखने वाला है। देखिए, कुन्नर साहब ने क्षेत्र के विकास के लिए, उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। इसी चीज को, जो जनता की मांग थी, जनता की मांग के आधार पर ही उनके परिवार में टिकट दिया गया है। नहीं, तो इस पे निश्चित तौर से शायद अपना सवाल क्लियर नहीं कर पाया उनके बेटे को। मैं शायद अपना सवाल क्लियर नहीं कर पाया। मैं ये कह रहा हूं, जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आईना दिखाने वाली है जनता, तो आप फिर वोट सिंपैथी कार्ड पर क्यों मांग रहे हैं? बड़े बड़े पोस्टर इस बात को लेकर है कि आपका दिया हर एक वोट एक श्रद्धांजलि होगा कुन्नर साहब के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि बीजेपी की नाकामियां वाला पोस्टर्स होना चाहिए था ना आपका। तो नहीं, तो आज उसको भी तो बोला सीएम साहब ने कि जनता आईना दिखाने के लिए तत्पर है भारतीय जनता पार्टी को, कि भाई आपकी कथनी करनी में क्या स्थिति है। और क्षेत्र के, जहां तक हम क्षेत्र की बात करें, वहां पर कुन्नर साहब के योगदान को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो जनता की मांग के आधार पर, उनकी श्रद्धांजलि के आधार पर उनके परिवार में से नेता लेकर आए, वहां पर उम्मीदवार लेकर आए। तो ये तो, परंतु जनता ये कतई भूल नहीं सकती। ये सिंपैथी उन्हें जिताएगी ना। इसके साथ ये बात कैसे चल सकती है कि बीजेपी को आईना दिखने वाला है? आप जीतेंगे, आप भी जानते हैं। अगर आप जीते तो बात यही होगी कि आपका सिंपैथी कार्ड चला। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिंपैथी के आधार पर कोई निर्णय नहीं होते हैं, सिंपैथी के आधार पर कोई जीत नहीं होती है। सिंपैथी के आधार पर कैंडिडेट लाए, उनके परिवार में से कैंडिडेट लाए, क्योंकि उनका क्षेत्र के लिए विशेष योगदान था और लोगों की मांग थी। जब उपचुनावों में कांग्रेस की नीति और नियम के आधार पर चुनाव जीता जाएगा। प्रियदर्शी जी, जब आपका शासन था और उपचुनावों में आप जीत का रथ चला रहे थे, जहां जहां सिंपैथी कार्ड था वहां तो आप फेल हुए ना भाई। किरण माहेश्वरी जी की बेटी जीती कि नहीं जीती? वो सिंपैथी फैक्टर तो चलता ही है ना साथ में। आपने उसे सिंपैथी फैक्टर कहा, तब आपने ये थोड़ी ना कहा कि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी थी। देखिए, आप मेरे से बात कर रहे हैं श्री करणपुर की, ठीक है। मैं आपकी बात का बिल्कुल प्रॉपर आपको जवाब दिया है कि सिंपैथी के आधार पर हम नहीं मानते हैं कि कोई जीत का क्राइटेरिया तय होता है। जीत तय होती है पार्टी के विजन से, काम से, योगदान से। लेकिन जहां तक कैंडिडेट की बात है, तो कैंडिडेट हमने उस परिवार में से दिया है जिसका विशेष योगदान क्षेत्र के लिए था और क्षेत्र के लोगों की मांग थी। परंतु जो चुनाव होगा और जो परिणाम होंगे, वो परिणाम और जो चुनाव होगा वो हमारी नियत और हमारे योगदान के आधार पर होगा, हमारे काम के आधार पर होगा, हमारी नीति के आधार पर होगा। अगर, हालांकि ये सवाल नहीं है, हाइपोथेटिकल बात है और मैं दर्शकों पर छोड़ देता हूं इसका जवाब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस लिहाज से अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, अगर उस लिहाज से वहां पर कांग्रेस की हार हुई तो क्या आपको डिसाइड करना है कि फिर क्या वो कांग्रेस की नीयत के अगेंस्ट मैंडेट होगा या क्या होगा? क्योंकि जीतने पर वो कांग्रेस की नीयत की बात कर रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम इस पर नतीजों के बाद बात कर सकते हैं। लेकिन चेतन जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। चेतन जी, अमूमन होता यह है कि सिंपैथी कार्ड चलता है, जरूरत पड़ने पर हर राजनीतिक दल ने उसे भुनाया है। तो ऐसे में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि करणपुर के नतीजों का जो भी नतीजा होगा, चेतन जी सवाल तो सुन लें एक बार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि करणपुर के नतीजे चाहे जो भी हो, बीजेपी उसे किस रूप में लेगी? बीजेपी क्लियर कट है। बीजेपी, माने गहलोत साहब ने आईना दिखाने की बात की, तो आईना तो राजस्थान की जनता ने गहलोत साहब को, राहुल गांधी जी को, सबको दिखा दिया ना। घर चले गए, आईना तो दिखा चुकी है राजस्थान की जनता। अब आता हूँ आगे उपचुनाव पे। उपचुनाव कांग्रेस दो ही नामों पर सवार होती है, या तुष्टिकरण की और या सहानुभूति की, और तो उनके पास कुछ बताने को कुछ है नहीं। काम राजस्थान में किया नहीं, केंद्र की कमियां गिना नहीं सकते ये।
तो इनके पास एक ही चारा बचता है कि सहानुभूति की लहर में लेकिन सवार को चेतन क्या जी पता उस नहीं इलाके पार में हो जाए। एक चीज जैसा जो कि आप आपके अभी अगेंस्ट बता जा रहे थे, सकती है, ये होर्डिंग नहीं लगा रहे, मैं ये लोगों को होर्डिंग याद नहीं लगा रहे। दिलाना चाह रहा हूं, लेकिन ये प्रचार भी फैक्ट गाँव-गाँव है यही कर चेतन रहे जी। हैं, कैसे ही करके चेतन जी आपको आपके एक सहानुभूति लीडर हैं, दिखा आपके दीजिए। एक लीडर हैं जिन्होंने बोलते बोलते सिख समुदाय के अगेंस्ट बोल दिया था, उसकी छाप उस इलाके में नहीं, देखी उन्होंने भी माफी गई। मांग ली गुरुद्वारे में उन्होंने जाकर के, उन्होंने हाँ गुरुद्वारे में जाकर के उन्होंने प्रायश्चित भी कर लिया। शायद आपको अधूरी हाँ, सूचना बिल्कुल है, बिल्कुल पूरी मालूम है, सूचना लेकिन आपके क्या पास लोगों नहीं, ने मैं सच बता में दिल देता से हूँ उन्हें अगर माफ किया क्या होगा घटना है या वो। बीजेपी को माफ उसके किया बाद में होगा? उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा करके और जो प्रायश्चित होता है सिख धर्म में उसका उन्होंने पालन करके और वो काम पूरा हो गया। वो तब वो तो विश्व है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस जो है दो ही नामों पर सवार होती है, तुष्टीकरण और सहानुभूति। केंद्र की नाकामी बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, केंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रदेश की सरकार जो इनकी रही थी 5 साल, उसका बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं। उसके होर्डिंग लगाते ना, लगाते कर्णपुर के अंदर होर्डिंग, हमने ये किया, लगाते 7 गारंटियों की योजनाओं का। आप क्यों नहीं लगा रहे आज? क्योंकि गारंटियां फेल हो चुकी है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की गारंटी को नकार दिया सर है। मैं और ये इसी से जाने जुड़ा के एक सवाल लायक भी पूछना नहीं चाहता बचे। हूं। इसलिए राज्यसभा अब ये की कहते हैं कि कार्रवाई में आज श्रद्धांजलि का दूसरी एक चीजें वोट दे सुर्खियां दीजिए बनती हमें। रहीं, एक ऐसी पर्टिकुलर कहने की पोर्शन स्थिति तभी पैदा सुर्खियां होती है नहीं जब बन एक पाया। पार्टी बिल्कुल चेतन नकारा जी, साबित हो जाए। चेतन जी, मैं ये कह रहा हूं कि राज्यसभा की कार्रवाई में आज बहुत सी दूसरी बातें सुर्खियां बनती रही। एक पोर्शन जो था वो सुर्खियों में नहीं आ पाया, वो ये कि ये पूछा गया कि क्या 450 रुपए सिलेंडर वाला जो बीजेपी का वादा है उसे लेकर कुछ हो रहा है क्या, तमाम राज्यों को उसका फायदा मिलेगा? तो जो केंद्रीय मंत्री जी हैं उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कुछ है नहीं। तो ये थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करता है कि क्यों। स्वप्निल जी, डाउट नाम की कोई गुंजाइश ही नहीं है राजस्थान के अंदर। हमने संकल्प पत्र में लिया, हमारे दूर दूर तक संभावना नहीं है। ठीक है, संकल्प पत्र हमारे लिए गीता है, ठीक है, हमारे लिए साध्य पत्र है। हम उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, कहीं किंतु या परंतु की दूर दूर एक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रियदर्शी जी, धर्म है इनका, मेरे अंतिम मेरे पास 2.5-3 मिनट बचे हैं। मैं आप दोनों के पास एक एक सवाल के साथ आना चाहता हूं, लेकिन प्रियदर्शी जी, मैं प्रियदर्शी जी, मैं देखिए आपसे ये कह रहा हूं कि जब कोई नदी बहती है तो वो एकाएक अपना रास्ता नहीं बदल लेती है, वक्त लेती है, समय लेती है। अभी तो ये सरकार का हनीमून पीरियड है। इतने बड़े चेंज की उम्मीद करना मेरे को लगता है एनालिसिस करने वालों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है जो आप दावा कर रहे हैं। देखिए, आप जिस नदी की बात कर रहे हैं वो नदी 5 साल कांग्रेस की बही थी राजस्थान में। ठीक है, वो नदी एकाएक कैसे हम उस नदी का ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज हम हमारी जो सच्चाई है, जो हमारी बात है, वो जनता को बता पाएंगे, जनता की आंख खोल पाएंगे और हम बता पाएंगे हमारा विजन क्या है। मोदी जी की गारंटी में और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र या जुमला पत्र में और कांग्रेस के कमिटमेंट में बहुत अंतर है। उस चीज को हम बता पाएंगे, हमारे को इस चीज का लेकिन लोगों ने देखा ना सर, एसआईटी का गठन हुआ या एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। अपनी बात कंप्लीट, बिल्कुल मैं वहीं पे आ रहा था, मैं 1 मिनट अपनी बात कंप्लीट कर लूं। और जहां तक आप इस सरकार की बात कर रहे हैं, जब तक सरकार नहीं थी, इनकी नई सरकार बनी है, आप देख लीजिए गोगा मेणी मर्डर से तो इनका शुभारंभ हुआ। आप देख लीजिए उस समय इन्होंने कह दिया नई नई सरकार है। जिस दिन से ये आए हैं राजस्थान के अंदर, सरकार आपकी थी। क्या इन्होंने कोई क्या आज महिला दुष्कर्म के इन्होंने मामले रोक लिए? जब गोगा मेडी हत्याकांड हुआ उस वक्त काम चलता हो सरकार के तौर पर आप ही थे, तब तक तो इन्होंने संभाला ही नहीं था चार्ज। नहीं, देख लीजिए, सरकार मतदान हो चुका था, राजस्थान की जनता के अंदर इनका जनादेश आ चुका था। हाँ। आप आज की बात कीजिए, कल की बात कीजिए, दुष्कर्म की घटना नहीं हुई। जिस पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जिस एसआईटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट सवाल है चेतन जी, कोई क्लोजिंग कमेंट देना चाहते हैं? बाकी है ये तो अभी। ठीक है प्रियदर्शी जी, चेतन जी 4 दिनों में कोई क्लोजिंग कमेंट देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी से बोलिए। हमारे मित्र ने नदी की बात की, नदी बही थी, हम भ्रष्टाचार की। 1.5 किलो सोना, ठीक है, 16 किलो सोना सचिवालय में, 2.5 करोड़ नगद और 1 किलो सोना आपके राज्य शासन काल में मिला था। दूसरी बात, अभी इन्होंने बात की भ्रष्टाचार की, पेपर लीक की, हमने तो एसआईटी बना दी है। पहला निर्णय सरकार ने ये किया है। ठीक है, गैंगस्टर के खिलाफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।